Hello everyone. I welcome you all in our today's IT session. Our today's topic is relational model constraints. पिछले वीडियो में हमने रिलेशनल मॉडल पढ़ा था और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है रिलेशनल मॉडल कंस्ट्रेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज कंस्ट्रेंट्स? तो कंस्ट्रेंट्स का मतलब अगर हम समझें सिंपल लैंग्वेज में तो वो होता है रेस्ट्रिक्शन. रेस्ट्रिक्शन मतलब हिंदी में बोले तो प्रतिबंध. जब हम कोई वैल्यूज़ पर, जो डेटाबेस के अंदर हमारी वैल्यूज़ स्टोर है, उन वैल्यूज़ पर जब हम कोई रेस्ट्रिक्शन यानी कि कंस्ट्रेंट्स जब हम लगाते हैं तो हम उनको बोलते हैं दैट इज़ अवर कंस्ट्रेंट्स. यानी कि किस तरह का रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कि यहाँ देखते हैं एम्प्लॉय आईडी. एम्प्लॉय आईडी में अगर हमने कहा कि ये जो नंबर है, यहाँ जो एम्प्लॉय आईडी है ये हमेशा कैसी होनी चाहिए, इसका फॉर्मेट हमेशा नंबर फॉर्मेट में होना चाहिए और जो डिजिट्स हैं वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, 4 डिजिट्स होनी चाहिए. यानी कि ये जब हम इस तरह लिखते हैं तो इसको कहते हैं हम स्ट्रिंग. और ये होता है हमारा डेटा टाइप. नंबर हमारा डेटा टाइप है और 4 है हमारा स्ट्रिंग. तो जब हमने कहा कि जो हमारा नंबर है वो 4 डिजिट होना चाहिए, यानी कि हमने दो चीज़ें कही हैं. एक तो जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है वो हमेशा नंबर फॉर्मेट में होना चाहिए और सेकेंड चीज़ हमारी ये है कि उसका जो लेंथ है वो मैक्सिमम 4 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो अगर जब हम यहाँ पे एंट्री करने जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक और कोई नेम है, आशीष नाम से एक नेम है, और मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एंटर करती हूँ और मैं एंटर करती हूँ यहाँ पे 1 2, और जैसे ही मैं ए प्रेस करने जाऊंगी, ए इज अल्फाबेट, तो जैसे ही मैं ए प्रेस करने जाऊंगी वो इनवैलिड बता देगा. क्यों इनवैलिड बता देगा? बिकॉज यहाँ पर जो हमने कंस्ट्रेंट्स लिखा है, यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन हमने डाला है कि नंबर होना चाहिए और मैक्सिमम 4 लिमिट होना चाहिए, तो मैक्सिमम 4 लिमिट तो ठीक है, पर वो सिर्फ नंबर होना चाहिए. अल्फाबेट यहाँ पे एंटर किया, ठीक है. या फिर अगर मैं इसके बाद 2 1 3 4 के बाद मैं यहाँ पे 5 एंटर करने जाऊंगी तो वो हमेशा क्या होगा कि यहाँ पर ये वाला जो कंस्ट्रेंस है वो वॉयलेट हो जाएगा कि कितनी लेंथ होनी चाहिए, हमेशा 4 होनी चाहिए. मैंने यहाँ पर एक और नंबर एंटर करने गई हूँ जैसे ही 5th नंबर का, तो वो बोल देगा कि ये वॉयलेट कर रहा है, यानी कि वो उसको एंट्री नहीं देगा. ऐसा आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि जहाँ पर आप नेम वाली फील्ड होती है और वहाँ पर अगर आप नंबर लिखने जाते हैं तो नहीं एंटर होता है, या नंबर वाली फील्ड है वहाँ पर आप नेम लिखने जाते हैं तो एंटर नहीं होता है. जैसे कई जगह पर हम मोबाइल फील्ड देखते हैं, मोबाइल नंबर वाली फील्ड. मोबाइल नंबर वाली फील्ड में जनरली मोबाइल नंबर कितने डिजिट्स का होता है? 10 डिजिट्स का होता है. तो अगर हम उस जगह पे 11वां नंबर एंटर करने जाते हैं तो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन आ जाता है कि आप केवल इतना ही एंटर कर सकते हैं. तो जो वर्ड लिमिट जो हमारी होती हैं वो, प्लस जो हम अल्फ़ाबेट्स या जो हम कैरेक्टर, वेरकेयर, जो भी हम डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं वो, या जो हम स्ट्रिंग दे रहे हैं वो, स्ट्रिंग यानी वही वर्ड लिमिट, ये सब चीज़ें आती हैं रेस्ट्रिक्शन के अंदर, यानी प्रतिबंध के अंदर. हम हमारे डाटाबेस को बहुत ज़्यादा सिक्योर करने के लिए, उसको यूजेबल बनाने के लिए, उसको यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स यानी कुछ रेस्ट्रिक्शन का यूज़ करते हैं. कितने टाइप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो हम आगे समझते हैं. टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन रिलेशनल मॉडल. तो फर्स्ट है डोमेन कंस्ट्रेंट्स, then null value constraints, entity integrity constraints, referential integrity constraints and key constraints. इस वाले वीडियो में हम कुछ कंस्ट्रेंट्स पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट जो हमारा कंस्ट्रेंट्स है वो फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स है हमारा डोमेन कंस्ट्रेंट. डोमेन के नाम से आप सब फैमिलियर हैं. डोमेन का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं? नेम ऑफ कॉलम को, है ना. तो रिलेशनल मॉडल में हमने एक टर्म पढ़ा था डोमेन, यानी ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, इन एट्रीब्यूट्स का जो डेटा टाइप होता है उस डेटा टाइप को हम क्या कहते हैं? डोमेन. ये एट्रीब्यूट्स जिस डेटा टाइप को बिलोंग करते हैं उनको हम बोलते हैं डोमेन. अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो डोमेन कंस्ट्रेंट समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. डोमेन कंस्ट्रेंट्स सिंपली, यानी डोमेन मतलब डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट्स मतलब प्रतिबंध, यानी कि जो डेटा टाइप से रिलेटेड प्रतिबंध होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? डोमेन कंस्ट्रेंट्स के अंदर आते हैं. देखो इसमें लिखा है कि वैल्यू ऑफ एवरी एट्रीब्यूट जो होती है वो कैसी होनी चाहिए? मस्ट बी फ्रॉम द डोमेन. यानी कि नेम के अंदर हमने जब लिखा है, नेम का क्या होगा? डेटा टाइप कैरेक्टर होगा, आप सबको पता है. इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या एंटर होंगे? अल्फ़ाबेट्स एंटर होंगे. तो जब हम अल्फ़ाबेट्स हमने लिख दिया कि कैरेक्टर होगा, तो यानी कि इसके अंदर अगर मैं लिखने जाऊंगी 1, नेहा मेहता के आगे 1 लिखूंगी या पहले ही अगर 1 लिखूंगी या कहीं भी इन बिटवीन में 1 लिखने जाऊंगी तो वो क्या करेगा? वॉयलेट्स कर देगा, यानी कि वो एंट्री वहां पर
नहीं देगा। एम्प्लॉय आईडी के साथ सेम होगा। एम्प्लॉय आईडी में क्या आएगा, एम्प्लॉय आईडी में आएगा नंबर यानी कि इंटीजर। तो जैसे ही मैं नंबर की जगह ए लिखने जाऊंगी या बी लिखने जाऊंगी या सी लिखने जाऊंगी तो वो क्या कर देगा, वॉयलेट कर देगा। जेंडर, जेंडर में आपने डेटा टाइप बता दिया कि जेंडर का जो डेटा टाइप होगा वो हमेशा क्या होगा, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर को वॉयलेट करके अगर मैं यहाँ पे जेंडर में 1 लिखूंगी तो वह एंट्री ही नहीं देगा। तो आपको समझ में आया, डोमेन कंस्ट्रेंट्स मतलब जो भी हमारा एट्रीब्यूट है उसका जो डेटा टाइप है वैल्यू हमेशा उसके अकॉर्डिंग होती है। अगर हम यहाँ पर डेटा टाइप नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ये आपको डेटा टाइप का स्पेशलिटी भी बताता है, डेटा टाइप क्यों ज़रूरी है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो हम ये बताएंगे कि डेटा टाइप ज़रूरी है क्योंकि डोमेन कंस्ट्रेंट्स लगाना ज़रूरी है। अगर हम डेटा टाइप नहीं डालेंगे, हमने लिख दिया नेम वाली फील्ड लेकिन हमने डेटा टाइप नहीं डाला, तो यहाँ पर कोई नेहा मेहता 1 कर सकता है, पारस बंसल 2 कर सकता है, हिमानी वर्मा 3 कर सकता है, या फिर हो सकता है कि हिमानी वर्मा लिखी नहीं, नेम की जगह 3125 लिख दे। यहाँ पर जो नेम वाला कंस्ट्रेंस है, यहाँ पर सामने वाला जो व्यक्ति है वो लिख दे 3125 यहाँ पर। तो क्या होगा कि नेम आप पढ़ ही नहीं सकते उसका नेम क्या। अगर एम्प्लॉय आईडी हमने बनाया और एम्प्लॉय आईडी में हमने लिख दिया कि जो एम्प्लॉय आईडी है वो कैसी होनी चाहिए, आपने लिखा ही नहीं कि कैसी होनी चाहिए, तो एम्प्लॉय आईडी एंटर करने वाला जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, एम्प्लॉय आईडी को कैसे एंटर कर सकता है, उसमें एम्प्लॉय आईडी में नेम एंटर कर सकता है, किसी का अल्फाबेट एंटर कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड डोमेन कंस्ट्रेंट्स, यानी एवरीथिंग जो हमारा है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। यानी कि हमको सबसे पहले जब भी हम कोई एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे तो उस एट्रीब्यूट का सबसे पहले क्या लिखेंगे, उस एट्रीब्यूट का हम सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे और उस डेटा टाइप को, वो जो डेटा टाइप कहलाएगा फिर डोमेन कंस्ट्रेंट्स कहलाएगा कि जब भी वैल्यू एंटर होगी उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग होगी। नेक्स्ट है हमारा नल वैल्यू कंस्ट्रेंट्स। अब देखो आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान होगा व्हाट इज नल वैल्यू। नल वैल्यू वो होती है जहाँ जब भी हम किसी भी फील्ड की कोई वैल्यू अनअवेलेबल है या हमें नहीं पता है या अननोन है तो वहां पर क्या लिखा जाता है, नल। जैसे नेहा मेहता है, नेहा मेहता की सैलरी नेहा मेहता ने अवेलेबल नहीं करवाई तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, अपने आप वहां पे डेटाबेस में लिखा जाएगा नल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया नल। तो क्या होगा कि नल वैल्यू कंस्ट्रेंट क्या होता है कि वो ये बताता है कि जहां भी आपने लिख दिया नॉट नल, क्या लिख दिया, नॉट नल, जहां पे आपने नॉट नल लिख दिया वो वैल्यू कभी भी नल नहीं रह सकती। जैसे यहाँ पर अगर नेम के आगे आपने लिख दिया डेटा टाइप के साथ साथ कि ये कैरेक्टर होना चाहिए और ये नॉट नल होना चाहिए, तो जब भी कोई पर्सन इसको ब्लैंक छोड़ेगा तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आपने अभी तक आईटी के जो टेस्ट दिए हैं वो सब आपने गूगल फॉर्म्स पे टेस्ट दिए हैं, तो कभी आप कोई क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ना चाहते होंगे तो नहीं छोड़ पाते होंगे। जब भी आप उसको सबमिट पर क्लिक करते होंगे पीछे से वहां से आपको वहां से आपको मैसेज आता होगा कि आप जो है इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, है ना। ये मैंडेटरी फील्ड है। आप फेसबुक का फॉर्म भरेंगे तो ईमेल आईडी वाला जो ऑप्शन है या फोन नंबर वाला जो ऑप्शन है उसको हम कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, मैंडेटरी। तो जब भी ऐसा हमको मैसेज आता है कि ये मैंडेटरी फील्ड है तो वहां पर कौन सा कंस्ट्रेंट्स लगा होता है, नॉट नल कंस्ट्रेंट्स लगा होता है। यानी कि ये वैल्यू कोई भी पर्सन हो ये वैल्यू नल नहीं छोड़ सकता। यानी ये तो आपको पता होना ही चाहिए। नेम तो आपके पास ऑब्वियसली आप इस दुनिया में हो तो आपका कोई नेम तो होगा ही, तो ये आप कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको जब भी आप कोई फॉर्म फिल करवाते हैं किसी से तो आपको लिखना होता है कि सामने वाला पर्सन इसको नल नहीं छोड़ दे। ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास होनी चाहिए, नाम तो पर्सन का होना ही चाहिए, है ना। नाम तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो कि नल नहीं होनी चाहिए। तो हम वहाँ पे कहते हैं उसको, वो जो कंस्ट्रेंट्स होता है वो होता है नॉट नल कंस्ट्रेंट। जैसे कि आप फेसबुक में फ़ोन नंबर नहीं डालेंगे, फ़ोन नंबर ही नहीं डालेंगे तो आपकी फेसबुक आईडी रजिस्टर्ड ही नहीं होगी। तो उन्होंने डाल दिया, ये मैंडेटरी है, आप इसको फिल किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम किसी में भी डाल सकते हैं, हम चाहे तो नेम में डाल दें, हम चाहे तो एम्प्लॉय आईडी में भी नॉट नल डाल दें, जेंडर में भी नॉट नल डाल दें, सैलरी में भी नॉट नल डाल दें, डेट ऑफ बर्थ में भी नॉट नल डाल दें। मैं जब आपका एग्जाम का पेपर बनाती हूँ आईटी का गूगल ड्राइव पे तो मैं सारे क्वेश्चन के आगे वहाँ पर जो है ये कंस्ट्रेंट्स लगा देती हूँ कि ताकि कोई भी स्टूडेंट चाहकर भी उसको ब्लैंक नहीं छोड़ पाए, यानी कुछ ना कुछ आंसर उनको रजिस्टर वहाँ पर करना रहेगा। तो ये होता है हमारा नल वैल्यू कंस्ट्रेंट्स। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा।